नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 के संशोधित अध्यादेश पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और यह अध्यादेश 30 सितंबर से लागू हो गया है। ऐसे में राज्य में अब महानगरपालिका के आगामी चुनाव 3 सदस्यीय प्रभाग रचना के अनुसार ही कराए जाएंगे। राज्यपाल द्वारा विगत 28 सितंबर को राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से यह अध्यादेश राज्यपाल के पास भेजा गया था। हालांकि कांग्रेस द्वारा 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति का विरोध किया जा रहा था, लेकिन राज्यपाल द्वारा इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए जाते ही यह तय हो गया है कि अब महानगरपालिका के चुनाव 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से ही होंगे। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद सोमवार 4 अक्टूबर को अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 17 संचालक पदों हेतु प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई, जिसमें मतदान की अवधि खत्म होने तक 92% से अधिक मतदाताओं द्वारा अपने वोट डाले जा चुके थे। बता दें कि इस बार जिला बैंक के कुल 21 सदस्यीय संचालक मंडल हेतु चुनाव करवाया जा रहा है, जिसमें से वरुण, धारणी, नांदगांव खंडेश्वर तथा तिवसा सेवा सहकारी निर्वाचन क्षेत्र से नरेश चंद्र ठाकरे, जय कुमार पटेल, अभिजीत ढेपे व सुरेश साबले पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में शेष 17 संचालक पदों हेतु सोमवार को मतदान कराया गया, जिसके लिए 48 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला जिले के 14 मतदान केंद्रों पर 1600 से अधिक मतदाताओं द्वारा किया गया है। और अब इन प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया है, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच गाड़गेनगर स्थित गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के सभागार में बनाए गए स्ट्रांग रूम में लाकर रखा जा रहा है, जहां पर कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी और मतगणना के तुरंत बाद इस चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। जिला बैंक के चुनाव में मताधिकार प्राप्त रहने वाली जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान पश्चात मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिला बैंक के जरिए सहकार क्षेत्र को जिंदा रखने तथा किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु उन्होंने इस चुनाव में सहकार पैनल को अपना समर्थन दिया है। विगत कुछ दिनों से कोविड संक्रमण की दूसरी लहर पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया था, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अब भी बना हुआ है। वहीं कुछ दिनों से अहमदनगर जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है, जिसके मद्देनजर जिले के 61 गांवों में आज से लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के चलते आगामी 13 अक्टूबर तक अहमदनगर जिले के 61 गाँवों में मेडिकल व दवाखानों को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों व आस्थापनाओं को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। अहमदनगर जिले में कोविड वायरस के 424 वेरिएंट के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जिन गांवों में 10 से अधिक संक्रमित मरीज हैं, वहां लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। अहमदनगर जिले में इस समय रोजाना 400 से 500 मरीज पाए जा रहे हैं और यहां पर पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक है। मुंबई के लोअर परेल क्षेत्र स्थित सिटी कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य कार्यालय में सोमवार की सुबह उस समय हंगामा खेज व तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब इस बैंक में हुई आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय में शिकायत करने वाले बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा पहुंच गए। इस समय विधायक रवि राणा को बैंक के भीतर प्रवेश नहीं करने देने हेतु 10 पुलिस वाहन सहित करीब 100 पुलिस कर्मचारी इस परिसर में तैनात किए गए थे, किंतु इसके बावजूद तमाम विरोध को दरकिनार करते हुए विधायक रवि राणा ने बैंक के मुख्य कार्यालय में प्रवेश किया और बैंक के कर्मचारियों के साथ चर्चा भी की। विधायक रवि राणा ने सिटी कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों से उनके बकाया वेतन के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि वे इस लड़ाई में ईडी का साथ दें और घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराएं, ताकि गबन की गई राशि को दोबारा वसूल करते हुए सिटी कोऑपरेटिव बैंक को बचाया जा सके। तिवसा तहसील के मारडा निवासी पेट्रोल पंप व्यवसायी दिनेश साव के घर पर बीती रात करीब 1 बजे के आसपास हथियारों से लैस 5 से 6 डकैतों ने धावा बोला और साव परिवार के सदस्यों को डराते धमकाते हुए सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 35 लाख रुपए का माल लूट लिया। इस घटना की जानकारी सामने आते ही पूरे तहसील क्षेत्र में जबरदस्त हड़कंप मच गया। साथ ही वारदात की खबर मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल सहित स्थानीय अपराध शाखा एवं श्वान पथक के दल भी तुरंत मौके पर पहुंचे। पूरा पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। अकोला व वाशिम जिले की सीमा पर महान से शेलू बाजार के बीच एक तेज रफ्तार कार के चालक का नियंत्रण छूट जाने की वजह से कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिसमें परतवाड़ा निवासी धीरज अग्रवाल सहित अकोला निवासी वैभव ढोरे नामक 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार अकोला के खोलेश्वर निवासी परिमल कारिया व गड्डम प्लॉट निवासी कुशल बगड़िया बुरी तरह से घायल हुए हैं। यह हादसा सोमवार की सुबह घटित हुआ है। परतवाड़ा निवासी धीरज अग्रवाल अपने अकोला निवासी तीनों दोस्तों के साथ हुंडई कार में सवार होकर अकोला से महान होते हुए शेलू बाजार की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा घटित हुआ।
कोविड संक्रमण काल एवं लॉकडाउन के चलते विगत 1.5 वर्ष से सभी स्कूल व महाविद्यालय पूरी तरह से बंद थे और ऑनलाइन पढ़ाई का दौर चल रहा था। लेकिन अब कोविड संक्रमण का असर और खतरा कम होते ही राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार 4 अक्टूबर से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में शालाओं को खोलने का निर्णय लिया गया। ऐसे में 1.5 वर्ष के अंतराल पश्चात आज सुबह सभी स्कूलों में घंटियों के स्वर गूंजे और स्कूली छात्रों के चहकने की आवाज सुनाई दी, जिससे शहर सहित जिले में चैतन्यपूर्ण वातावरण देखा गया। साथ ही लंबे समय बाद अपने सहपाठियों से मिलकर विद्यार्थियों में भी काफी उत्साहपूर्ण माहौल रहा। सभी शालाओं के मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी, जहां पर स्कूल के कर्मचारियों द्वारा सबसे पहले विद्यार्थियों के शारीरिक तापमान की जांच की गई और उसके बाद सैनिटाइजर का प्रयोग करने पश्चात उन्हें शाला परिसर के भीतर जाने दिया गया। इस समय मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी कड़ाई पूर्वक पालन करवाया गया। 1.5 वर्ष बाद अपने विद्यार्थियों की आमद को देखते हुए शहर सहित जिले की सभी सरकारी व निजी शालाओं में चकाचक साफ सफाई करते हुए सैनिटाइजेशन किया गया था और स्वच्छता गृहों व शौचालयों को भी पूरी तरह से साफ सुथरा रखा गया था। चूंकि 1.5 वर्ष से सभी स्कूलें पूरी तरह से बंद थी और जारी शैक्षणिक सत्र में भी शालाएं कब खुलेंगी इसे लेकर संभ्रम था। ऐसे में अभिभावकों द्वारा इस वर्ष अपने पालियों के लिए नए गणवेश नहीं लिए गए थे। इस बात के मद्देनजर शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों पर स्कूल यूनिफॉर्म की कोई सख्ती नहीं की गई। साथ ही अभिभावकों से कहा गया कि वे 1 सप्ताह के भीतर अपने पालियों के स्कूल यूनिफॉर्म की व्यवस्था कर लें। ऐसे में सोमवार 4 अक्टूबर को शाला खुलने के पहले दिन अधिकांश विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म की बजाय रंग बिरंगी पोशाकों में नजर आए। शाला खुलने के पहले दिन जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जिले की कुछ शालाओं का दौरा करते हुए वहां पर प्रत्यक्ष मुआयना किया। साथ ही विद्यार्थियों से दिल खुला संवाद साधने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लंबे समय बाद शालाएं शुरू होने पर अपनी अपनी स्कूलों में पहुंचे बच्चों को देखकर ऐसा लगा मानो ढेर सारे पंछी खुशी के मारे चहचहा रहे हैं। यह दृश्य अपने आप में बेहद आनंददायी व उत्साहवर्धक रहा। आपल्याला दिसतो आहे। मी एका मुलाला विचारलं की का रे तुम्ही रंगीत कपड्यामध्ये युनिफॉर्ममध्ये आले नाही, म्हणे छोटे झाले कपडे। तर त्यांना वर्ष 1.25-1.5 वर्ष आठवून गेलेलं आहे का शाळा बंद झाल्या होत्या आणि आता नवीन युनिफॉर्म त्यांच्याकडे नव्हता। तर त्यांना अजून वेगळा आनंद की शाळेमध्ये आम्ही येतोय पण रंगीत कपडे घालून येतोय। तर शाळा पेंडेमिकमुळे आपल्याला बंद कराव्या लागल्या होत्या, त्या मजबुरी होती, महामारी होती आणि सगळे कोविडचे प्रोटोकॉल फॉलो करून आता आपल्याला इथे दिसतंय की इथे सगळं टेम्परेचर मेजर, सगळं सॅनिटायझिंग सगळं सुरू आहे। ही कोविडची तिसरी लाट आली नाही पाहिजे याचं पूर्ण प्रिकॉशन्स घेतोय आणि शाळा देखील या ठिकाणी सुरू केली। वहीं जारी शैक्षणिक सत्र में सोमवार 4 अक्टूबर को पहली बार खुली मनपा शालाओं में से कई मनपा शालाओं का महापौर चेतन गावंडे व निगमायुक्त प्रशांत रोडे द्वारा दौरा किया गया। इस समय दोनों ने मनपा शालाओं में शिक्षा विभाग की ओर से की गई तमाम तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही शाला में पहले दिन आए विद्यार्थियों का भावपूर्ण तरीके से स्वागत भी किया। आगामी 7 अक्टूबर से 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव पर्व का प्रारंभ होने जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा नवरात्रोत्सव के पहले दिन घट स्थापना पर्व से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खुलने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए धार्मिक आयोजनों को भी छूट दी जा रही है। ऐसे में जहां एक और शक्तिपीठ का दर्जा हासिल रखने वाले अम्बा देवी, एकवीरा देवी व पिंगला देवी के मंदिरों में नवरात्रोत्सव को लेकर जबरदस्त तैयारियां की जा रही है, वहीं दूसरी ओर शहर सहित जिले में नवरात्रोत्सव मनाने वाले सार्वजनिक दुर्गोत्सव मंडलों द्वारा भी तमाम तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा सभी भाविक श्रद्धालुओं में नवरात्रोत्सव के आगमन को लेकर काफी उमंग व उल्लास का वातावरण है और सर्वाधिक आनंद धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों को खोले जाने को लेकर है, क्योंकि 1.5 वर्ष से सभी धर्मों के धर्म स्थल व प्रार्थना स्थल आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से बंद है। ऐसे में आगामी 7 अक्टूबर से सभी लोग बेरोक टोक अपने धर्म स्थलों व प्रार्थना स्थलों में जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए भी कोविड त्रिसूत्री के नियम का पालन करना अनिवार्य किया गया है। जहां एक और सरकार एवं प्रशासन द्वारा नवरात्रोत्सव के दौरान मंदिरों को खोलने एवं धार्मिक आयोजनों को लेकर छूट दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस दौरान बिना वजह की भीड़भाड़ को टालने तथा कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु पुलिस महकमे को चहुं और कड़ा बंदोबस्त तैनात करने का निर्देश भी दिया गया है। ऐसे में शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा शहर में चप्पे चप्पे पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त रखा जाएगा और संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी। वहीं शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा नवरात्रोत्सव एवं अम्बा देवी यात्रा के मद्देनजर शहर के कई रास्तों को आवाजाही के लिहाज से बंद करने हेतु एक अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत राजकमल चौक से अम्बा गेट तक, साबनपुरा खिड़की से गांधी चौक तक, ओसवाल भवन से गांधी चौक तक, डॉक्टर धवर दवाखाना से गांधी चौक तक, मुख्य पोस्ट ऑफिस रोड से पंचशील लॉन्ड्री व गांधी चौक तक, भूतेश्वर चौक से गांधी चौक तक, नमूना से अम्बा देवी स्थान की ओर जाने वाले सभी छोटे रास्ते, सक्कर 7 से भाजी बाजार जैन मंदिर तक, टांगा पड़ाव से साबनपुरा पुलिस चौकी होते हुए प्रभात चौक तक तथा अम्बा गेट से औरंगपुरा होते हुए अम्बा देवी मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर सभी तरह के वाहनों का प्रवेश बंद किया गया है।
इसकी एवज में शहर के अन्य रास्तों से आवाजाही की पर्यायी व्यवस्था करने के साथ ही शहर के नेहरू मैदान, ओसवाल भवन मैदान, मुदोलकर पेट मैदान, ओसवाल भवन से गदरेज चौक की ओर जाने वाले रास्ते के एक ओर, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के मोड़ से साईनगर की ओर जाने वाले रास्ते के एक ओर तथा साबुनपुरा चौक से जवाहर गेट की ओर जाने वाले रास्ते के एक ओर पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। साथ ही गांधी चौक स्थित पार्किंग स्थल नवरात्र कालावधि के दौरान पूरी तरह से बंद रहेगा। मसानगंज परिसर स्थित शिव नवदुर्गोत्सव मंडल द्वारा विगत 20 वर्षों से नवरात्रोत्सव का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और प्रतिवर्ष अलग अलग झांकियां साकार की जाती हैं। इसके तहत इस वर्ष मंडल द्वारा 9 देवियों की स्थापना की जाएगी। इससे पहले मंडल के 11 वर्ष पूरा होने पर 9 देवियों की स्थापना की गई थी और 21वें वर्ष में भी इस परंपरा का पालन किया जाएगा। मुर्शी के निकट श्री क्षेत्र पाला स्थित स्वयंभू श्री महालक्ष्मी धाम कमला माता मंदिर में जगत गुरु राम राजेश्वराचार्य राजेश्वर माउली के हाथों अखंड ज्योत प्रज्वलित कर शारदीय नवरात्र अखंड ज्योत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थे, जिनका आयोजकों की ओर से भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस समय विधायक भुयार ने इस क्षेत्र के विकास हेतु बड़े पैमाने पर निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इस मंदिर में आगामी 14 अक्टूबर तक नवरात्रोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। साथ ही कई सामाजिक उपक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राजापेट परिसर स्थित दीपार्चन हॉल में शिवसेना की महानगर इकाई की एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें शिवसेना के जिला संपर्क प्रमुख दिलीप यादव ने कहा कि आगामी मनपा चुनाव शिवसेना के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और शिवसेना द्वारा इस चुनाव को एक मिशन के तौर पर लिया जा रहा है। पार्टी इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और शानदार प्रदर्शन करते हुए मनपा में शिवसेना का भगवा लहराया जाएगा। अमूमन श्राद्ध पक्ष में सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने पुरखों का तिथि अनुसार श्राद्ध करते हैं। साथ ही पितरों यानी पूर्वजों का विधि विधान पूर्वक तर्पण भी करते हैं। यह बड़ा ही व्यक्तिगत स्वरूप का आयोजन होता है, लेकिन हमेशा ही लीग से हटकर कुछ अलग करने वाले परशुराम अन्नदान सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा अमरावती में सर्वपितृ अमावस्या को सामूहिक तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत एक ही स्थान पर सभी समाज बंधुओं के सहयोग से ब्राह्मण समाज के सभी ज्ञात अज्ञात पुरखों व पितरों का स्मरण करते हुए उनका श्राद्ध किया जाएगा और उनका तर्पण किया जाएगा। इसके तहत रंगारी गली स्थित महर्षि दधीच भवन में आगामी बुधवार 6 अक्टूबर की सुबह पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए समाज के सभी ज्ञात अज्ञात पुरखों व पितरों का श्राद्ध व तर्पण किया जाएगा। साथ ही शहर के 4 वृद्धाश्रमों में करीब 500 पैकेट भोजन सीलबंद पद्धति से वितरित किया जाएगा। इसके अलावा एरविन अस्पताल, डफरिन अस्पताल, पीडीएमसी अस्पताल तथा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके साथ रहने वाले परिजनों के लिए भी बुधवार को सुबह शाम की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि परशुराम अन्नदान सेवा समिति की ओर से रोजाना शाम को शहर के इरविन एवं पीडीएमसी अस्पताल में मरीजों एवं उनके परिजनों हेतु भोजन वितरण की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। आज अमरावती जिले में कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं पहले से अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों को कोविड मुक्त होने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 96,743 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 95,129 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में 18 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 15 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 3 मरीजों का समावेश है। इसमें से 9 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 8 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान 183 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से किसी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.32% है। साथ ही सोमवार को समूचे संभाग में केवल 2 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 1 व यवतमाल के 1 मरीज का समावेश रहा। इसके अलावा 8 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 1 व वाशिम के 1 नागरिक शामिल हैं। पुलिस वाहन चालक सिपाही पद भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा आज शहर के 3 परीक्षा केंद्रों पर हुई। इसके तहत विद्या भारती महाविद्यालय व रूरल कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सोमवार की सुबह 10:30 से 12:30 बजे के दौरान लिखित परीक्षा ली गई। परीक्षा से पहले सभी विद्यार्थियों की कड़ी जांच करने के साथ ही थर्मल स्कैनिंग के जरिए उनकी स्वास्थ्य जाँच की गई। पश्चात कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और गहन निगरानी के बीच यह परीक्षा ली गई। कांग्रेस के शहराध्यक्ष तथा मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में यूपी पुलिस द्वारा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को वारंट नहीं रहने के बावजूद धक्का मुक्की करते हुए गिरफ्तार किए जाने का निषेध किया गया। साथ ही इसे भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से बेहद शर्मनाक व निंदनीय घटना भी बताया और मामले की सघन जाँच करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। माननीय प्रियंका जी गांधी हे जे यूपीमध्ये जे कास्तकार मरण पावले आहेत त्यांना भेटण्यासाठी जाताना त्यांना आणि हुड्डाजी यांना हुड्डाजीनं तर अक्षरशः पोलिसांनी मारलं। तसं सगळ्या प्रचार माध्यमातून आहे, यूट्यूबमध्ये आहे, फेसबुकमध्ये आहे। आणि प्रियंका गांधींसोबत ही धक्कामुक्की केली। त्यांना कोणतंही वॉरंट नसताना साध्या कॉन्स्टेबलने धक्कामुक्की करून हात पकडून
त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. म्हणून हे जे योगी आणि मोदी सरकारचं जे जुलमी सरकार आहे त्यांचा निषेध करण्यासाठी शहर काँग्रेस कमिटीने आज प्रियंका गांधीचं जे अटक झाली आहे ते निषेध करण्यासाठी शहर काँग्रेस कमिटीमध्ये इथं विलासभाऊ इंगोले आणि किशोरभाऊ बोरकर यांच्या नेतृत्वामध्ये इथं आपण आंदोलन केलेलं आहे. हे आंदोलन आज पूर्ण महाराष्ट्रभर आणि देशभर आहे. कारण यांची जे मक्तेदारी आणि जे दादागिरी चालू आहे, जे लोकशाही दाबण्याचा जो प्रयत्न आहे, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आमच्या शहराच्या लोकांना निवेदन आहे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति तथा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जिलाधीश के जरिए देश के राष्ट्रपति के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि गत रोज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को वाहनों से रौंदकर उनकी दिन दहाड़े हत्या की गई। यह हमला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे व उनके साथियों द्वारा किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की गहरी साजिश उजागर हुई है। ऐसे में संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करने वाले लोगों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ अपराध भी दर्ज किया जाना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी खोबरागढ़ गुट द्वारा जिलाधीश के जरिए मुख्यमंत्री ठाकरे के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि विगत कुछ दिनों के दौरान विदर्भ व मराठवाड़ा सहित समूचे राज्य में मूसलाधार बारिश ने कहर ढा रखा है, जिसकी वजह से किसानों की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अतः राज्य में गीला अकाल घोषित करते हुए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की सहायता किसानों को दी जानी चाहिए और यह रकम दीपावली से पहले उनके बैंक खातों में जमा की जाए। वहीं लखीमपुर खीरी मामले को लेकर नवजागरण मनीषी व क्रांतिकारी स्मरण समिति द्वारा भी जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। बडनेरा रोड पर मनोर मांगल्य मंगल कार्यालय के सामने हिम्मत पेट्रोल पंप पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर क्षेत्र की पार्षद तथा युवा स्वाभिमान पार्टी की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुमति ढोके ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा है। पार्षद सुमति ढोके द्वारा आरोप लगाया गया कि यहां पर पानी मिश्रित पेट्रोल की खुलेआम बिक्री की जा रही थी और शिकायत करने पर बारिश का पानी घुस जाने का बहाना पेट्रोल पंप संचालक द्वारा किया जा रहा था। नांदगांव खंडेश्वर तहसील में गीला अकाल घोषित करते हुए सोयाबीन उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए तथा कपास उत्पादक किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि दिए जाने की मांग युवा सेना द्वारा की गई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन प्रकाश योजना को प्रभावी रूप से अमल में लाए जाने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद भूषण बंसोड़ ने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को निवेदन भेजा, जिसमें कहा गया कि यह योजना विगत वर्ष 14 अप्रैल से अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में घोषित की गई थी और 10 अगस्त से योजना को अमल में लाने के आदेश महावितरण की ओर से संबंधित सेंटरों को भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस योजना पर अमल नहीं किया गया है। राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों की विविध समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कामगार आघाड़ी के पदाधिकारियों ने आज जिलाधीश के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम एक निवेदन सौंपा, जिसमें राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की गई है। दिव्यांगों, विधवाओं व बुजुर्गों को दिए जाने वाले संजय गांधी श्रावण बाल योजना का 2 से 3 माह का अनुदान तत्काल दिलाए जाने की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से जिलाधीश पवनीत कौर को निवेदन सौंपा गया। साथ ही इस अनुदान की राशि जल्द से जल्द संबंधित लाभार्थियों के खाते में जमा कराए जाने की मांग की गई। इतवारा स्थित पेट्रोल पंप पर ग्राहकों की लूट होने का आरोप लगाते हुए जय संविधान संगठन के पदाधिकारियों द्वारा इस लूट को रोकने तथा ग्राहकों को सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प शुरू करने की मांग को लेकर भीम ब्रिगेड की ओर से आज जिलाधीश कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन आरंभ किया गया है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि जिले के 7 तहसीलों में बाल कामगार प्रकल्प चलाए जा रहे थे, जिन्हें कोविड संक्रमण के चलते बंद कर दिया गया है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद अब तक राष्ट्रीय बाल प्रकल्प शुरू नहीं किए गए हैं। स्वयं योजना अंतर्गत शेष बचे छात्रों की डीबीटी रकम तत्काल जमा कराए जाने की मांग को लेकर बिरसा क्रांति दल की ओर से जिलाधीश के जरिए राज्यपाल व मुख्यमंत्री को निवेदन भेजा गया और लाभार्थी छात्रों के खाते में डीबीटी की रकम जमा कराए जाने की मांग की गई। समाजाभिमुख कार्य करने वाले अधिकारी तथा बाल्टी के महासंचालक धम्मज्योति गजभिये को पद से नहीं हटाने और अनुसूचित जाति पर होने वाले अन्याय को दूर करने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी की ओर से जिलाधीश को एक निवेदन सौंपा गया है। मंगरूल दसगिर थाना अंतर्गत 18 अगस्त 2016 को एक गांव में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ पीछा करते हुए छेड़छाड़ करने के मामले में नामजद किए गए प्रमोद खड़से को अतिरिक्त सहसत्र न्यायालय एसजे काली की अदालत ने अलग अलग धाराओं के तहत 7 दिन के कारावास और 200 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 3 दिन अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील शशि किरण पलोड ने पैरवी की तथा जाँच अधिकारी SP ठावरे व पैरवी अधिकारी योगेंद्र लाड व राजेश गावंडे ने भी काम संभाला। राजापेट पुलिस थाने की कस्टडी में रहने के दौरान लॉकअप में हुई मौत के मामले की जानकारी जांच अधिकारी को दिए जाने का निर्देश उप विभागीय दंडाधिकारी रणजीत भोसले द्वारा किया गया है। विगत 19 अगस्त को सागर श्रीपत ठाकरे नामक युवक ने राजापेट पुलिस थाने के लॉकअप में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसे लेकर जिला दंडाधिकारी द्वारा जाँच के आदेश जारी किए गए हैं और जाँच अधिकारी के तौर पर उप विभागीय दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई है।
शिरखेड़ पुलिस थाना अंतर्गत मुर्शी से रिद्धपुर की ओर कटाई के लिए एक मालवाहक वाहन में गौवंश ले जाए जाने की जानकारी मिलते ही शिरखेड़ पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए एक टाटा एस वाहन को रुकवाया, जिसमें 4 गौवंश बरामद किए गए। इस कार्रवाई के दौरान वाहन चालक जाकिर खान इस्माइल खान को भी गिरफ्तार किया गया है। योधा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले वडनेर गंगाई के 2 सगे भाई के लापता होने का मामला सामने आया है। वडनेर गंगाई में रहने वाले 60 वर्षीय राजकुमार गोंडचर व उनके छोटे भाई 55 वर्षीय अनिल गोंडचर विगत 30 सितंबर को सुबह 8 बजे के करीब दोपहिया से मध्य प्रदेश के जाम्बुलनी दावा गाँव में मजदूरों को लाने हेतु गए थे, लेकिन तब से वे अपने गाँव वापस नहीं लौटे। दोनों के मोबाइल नंबर भी बंद आ रहे हैं। ऐसे में परिजनों द्वारा योधा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।